कबीर, तुम यहाँ? नमन हड़बड़ाते हुए बोला, आप यहाँ कैसे? मौली और तारा अब कभी कबीर को तो कभी नमन को देखती कि आखिर माजरा क्या है। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? कबीर को अब याद आया कि तारा ने उसे कहा कि नमन उन्हें तंग कर रहा है। कबीर के चेहरे पर अब गुस्सा दिखने लगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या कह रही थी तारा भी कि तुम इन्हें तंग कर रहे थे? नमन, नहीं भाई, मैं तो बस मौली से बात कर रहा था। कबीर ने अब मौली की ओर देखा। मौली, कबीर, यह मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड था और बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैंने अपनी दोस्त को इसके बारे में सब सच बता दिया, इसलिए हर वक्त मुझसे चिढ़ता रहता है और लड़ने के बहाने ढूंढता है। कहते हुए उसने नमन की सारी बातें कबीर को बता दी। कबीर, चलो नमन, तुमसे कुछ बात करनी है। और मौली, शाम को मिलता हूँ तुम लोगों से। कहते हुए वह नमन को गुस्से से हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए वहां से ले गया। नमन की तो डर की वजह से अब बोलती बंद हो गई थी। मौली, नमन और कबीर एक दूसरे को जानते हैं, पर कैसे? तारा, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मौली की नज़र तारा के हाथ में लगी चिट्ठी पर गई। यह क्या है? तारा को अब याद आया। पता नहीं, कबीर ने दी मुझे। मौली हैरानी से, कबीर ने? क्या है इसमें? तारा, पहले रूम पर पहुंचते हैं वरना लेट हो जाएंगे। दोनों अब रूम के लिए निकल गईं। कबीर नमन को खींचते हुए एक कोने में ले आया। उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नमन कबीर को अपने बड़े भाई के समान मानता था और उसकी इज्जत भी करता था, इसलिए चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हो गया। कबीर, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? अरे अपना ना सही, अपने परिवार की इज्जत का तो ख्याल करो। क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि तुम इस तरह की हरकतें करते घूमते फिरते हो? पहले भी कई दफ़ा प्यार से समझाया है तुम्हें, लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी। तुम ब्लैकमेल कर रहे थे मौली को? नमन धीमी सी आवाज में बोला। मैं तो उसे डरा रहा था और कुछ नहीं। वह मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है। कबीर, बदनाम लोगों की अक्सर बदनामी ही होती है। अगर तारीफ चाहिए तो उसके लायक कुछ करो, वरना अपना मुंह बंद ही रखो, क्योंकि तुम किस किस को चुप कराओगे अब? नमन, भाई मेरी कोई गलती नहीं है। कबीर गुस्से में चिल्लाया। बस करो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही मैंने तुम्हें अपने भाई से दूर रखा है। अगर तुम रिश्ते में मेरे भाई नहीं लगते तो अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने ले आता। एक बात कान खोलकर सुन लो, मौली मेरे दोस्त देव का प्यार है, और अगर कोई भी मेरे दोस्त की खुशियों के बीच में आया, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद तुम कभी भी मौली के आसपास भी दिखाई दिए तो सोच लेना, फिर तुम जिंदगी भर पछताओगे। नमन ने डरते हुए कबीर की ओर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कबीर, कौन लगता हूँ मैं तुम्हारा? नमन, भाई। कबीर, और यही सवाल कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछे या ये मौली ही पूछ ले तो क्या मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि तुम मेरे भाई हो? नमन खामोश सा खड़ा रहा। कबीर, ये वर्दी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। अगर इस पर तुम्हारी या किसी की भी वजह से जरा सा भी दाग लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमन का चेहरा बुरी तरह उतर चुका था। कबीर, शर्म करो कुछ तो। तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह भी आर्मी में जाना चाहते थे, पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से, तुम लोगों को अच्छी और सुरक्षित ज़िंदगी देने की वजह से उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया। और तुम जगह जगह पर इस तरह की अय्याशी करते फिर रहे हो, गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ रहे हो, धमकी दे रहे हो। अगर उन्हें पता चला ना तुम्हारी करतूतों का तो जान से मार देंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे खून में इतनी ही गर्मी है तो आओ फौज में भर्ती हो जाओ, वहाँ देखते हैं तुम्हारे खून के उबाल को। और याद रखना, मौली से दूर ही रहना। कहते हुए वह वहाँ से चला गया। नमन अब गहरी सोच में डूबा हुआ कबीर को जाते देख रहा था। उधर मौली और तारा रूम पर पहुंची। मौली, पता नहीं यह लड़का कितना बेशर्म है, फिर आ गया पिटने के बाद भी। तारा, मुझे तो लगता है कि अब यह दोबारा तुझे तंग नहीं करेगा। मौली, ऐसा क्यों लगा तुझे? तारा, तूने देखा नहीं कबीर को देखकर कैसे भी बिल्ली बन गया था? मौली, वही तो, कबीर को क्यों कैसे जानता है वह? तारा, शाम को पूछ लेना उससे, पहले देखें कि क्या है इस लेटर में। कहते हुए वह बिस्तर पर बैठ गई। मौली भी उसके पास आ बैठी। यार ऐसा तो नहीं कबीर तुझे पसंद करने लगा हो? तारा हंसते हुए, एक ही दिन तो मिले हैं और उसमें भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया। पता नहीं क्या है इस लेटर में। कहते हुए उसने जब उस लेटर को खोला तो पढ़ना शुरू कर दिया। वह लेटर लिखा तो देव नहीं था, पर उसमें कहीं भी मौली या उसका खुद का नाम नहीं था।
शायद वह जल्दबाजी में अपना नाम लिखना भूल गया। उस लेटर में देव ने अपनी मोहब्बत का इजहार लिखा हुआ था कि वह मौली के बारे में क्या महसूस करता है। लेटर पढ़कर मौली ने खुशी से तारा को गले से लगा लिया। यार मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। और यह कबीर तो छुपा रुस्तम निकला। जरूर यह पहले से ही तुझे पसंद करता होगा, लेकिन चुप था। और आज देखो सीधे लव लेटर। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कबीर उसे पसंद करता है, इस बात पर खुश हो या गुस्सा। मौली ने तारा को चुप देखा तो बोली, क्या हुआ, तुझे कबीर पसंद नहीं? तारा, ऐसी बात नहीं है। भला किस लड़की को कबीर जैसा लड़का पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसे अचानक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मौली हंसते हुए, अरे अपना कबीर तो हीरा है। जब वह खुद आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रहा है तो तू सोच रही है? तारा, बात तो सही कह रही है तू, मुझे सोचना नहीं चाहिए इस मामले में। मौली, देव ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया कबीर के दिल के हाल के बारे में। या फिर हो सकता है कि वह भी ना जानता हो। तारा कबीर को याद कर मुस्कुराने लगी। मौली, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तारा, सही कहा, ये चापली हमेशा तुझे तंग करेगी। दोनों अब बहुत खुश थीं, लेकिन इस बात से बेखबर कबीर वापस बेस कैंप पहुंचा तो पता चला कि देव को सर ने ट्रेनिंग की तैयारी के लिए अपने साथ काम में लगा रखा है। वह देव के पास पहुंच गया और दोनों तैयारियों में जुट गए। देव कबीर से लेटर के बारे में पूछने लगा। कबीर, बाजार में ही मिल गई थी दोनों, तो वहीं दे दिया। देव, यार तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि मंजीत वहाँ आ गया। अरे देव, तेरे लिए खबर लाया हूँ। आज की यह वाली ट्रेनिंग आखिरी है, फिर तू जा सकता है भाभी से मिलने। देव मुस्कुराते हुए, सच्ची? थैंक्स यार। कबीर, तैयार रहना चलने के लिए। कबीर, नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू चले जाना। देव यह सुन हैरान सा रह गया। क्या बात है? अभी जाते वक्त तो तू बिल्कुल ठीक था, फिर बाजार से लौटते वक्त कैसे तेरा चेहरा उतर गया? कबीर, कुछ नहीं, सब ठीक है, बस मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। देव ने अब मंजीत की ओर देखा और उससे इशारे में पूछा कि क्या हुआ है इसे। मंजीत ने नाम में सिर हिला दिया। देव या मंजीत कुछ कह पाते उससे पहले ही कबीर वहाँ से चला गया। मौली को अब देव ने मैसेज कर शाम 5 बजे कैंप के पास बुला लिया और कबीर के पीछे पीछे गया। कबीर बाहर मैदान में चुपचाप खड़ा था। देव, क्या बात है कबीर, बहुत परेशान लग रहा है। कबीर, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? देव हैरानी से, मतलब? कबीर, मतलब यह है कि अपनी ड्यूटी से भागकर मौली के पास जाना, उसके साथ वक्त गुजारना, पता नहीं क्यों पर आज मन बड़ा परेशान सा है। देव, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? कबीर, मालूम नहीं, बस यूं ही दिमाग में आ गई बात। कबीर ने देव को नमन के बारे में बताया। देव, ओह, तो वह तेरे अंकल का लड़का है? कबीर, हाँ, पढ़ाई के लिए तेरे वाले शहर में शिफ्ट हो गया था, अब वापस लौट कर आ गया है। मैंने समझा दिया है उसे और वह मेरा गुस्सा अच्छे से जानता है, तो अब तंग नहीं करेगा। देव, थैंक्स यार। अच्छा तू यह सब छोड़, बस इतना याद रख, हम ट्रेनिंग के बाद शाम 5 बजे यहाँ से चलेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर रेस्टोरेंट है ना, वहाँ जाना है, 10 मिनट लगेंगे। कबीर, सच में जरा सा भी मन नहीं है मेरा। देव बड़े प्यार से बोला, प्लीज़ यार मना मत कर, तेरे बिना दिल नहीं लगता मेरा। कबीर हंसते हुए, नौटंकी कहीं का, वहाँ मौली तो है ना तेरे साथ, तेरा मन लग जाएगा। देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वहाँ मौली होगी पर कबीर नहीं। तू मेरा भाई, दोस्त या गुरु जो चाहे मान ले, और तेरे लिए मैं मौली तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊँ। मौली तो अब मेरी ज़िंदगी में आई है, पर तू तो पहले से है ना। कई बार तूने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दाव पर लगाई है। कबीर हंसते हुए बोला, यह तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि तूने भी कई बार मेरे लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। चल अब ज़्यादा नाटक नहीं कर, मैं चलूँगा तेरे साथ। अब खुश? देव, खुश नहीं, बहुत खुश। उधर तारा कबीर के लिए अपने दिल की फीलिंग्स से बेखबर रही थी, लेकिन कबीर के उस प्यार भरे लेटर को पढ़कर उसे अब समझ में आ गया था कि वह भी कबीर को पसंद करती है, क्योंकि जिस तरह कबीर ने अपनी फीलिंग्स उस लेटर में लिखी थी, बिल्कुल वैसा ही उसे भी महसूस हो रहा था। मौली ने देखा कि तारा कहीं खोई हुई है तो उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है अभी से कबीर की यादों में खो गई। तारा हंसते हुए, नहीं, मैं कुछ सोच रही थी कि यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। कल ही तो कबीर को पहली बार देखा, फिर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन कबीर ने इस लेटर में जो बातें लिखी हैं, बिल्कुल वही मेरा भी हाल है।
और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाई कि ये प्यार है। मौली, और वह भी कितना शर्मिला है जो लेटर में लिख कर दे गया, पर मुँह से कुछ नहीं बोला। अभी 1 घंटा और है, फिर तो भी उससे अपने दिल का हाल कह देना। तारा, यार जल्दी तो नहीं हो रहा ना यह सब। मौली, प्यार ऐसा ही होता है, कभी कभी एहसास होने में सालों निकल जाते हैं और कभी कभी चुटकी बजाते ही हो जाता है। कल ही तो कबीर से मिली है, लेकिन जानती तो महीनों से है ना। अब तो कह देना शाम को उससे अपने दिल की बात। तारा, लेकिन कैसे? पता नहीं देव यह बात जानता भी है या नहीं। मौली, सोचकर एक काम कर, जैसे कबीर ने तुझे अपने प्यार का इजहार लेटर लिखकर दिया है ना, ऐसे ही तू भी कर दे। तारा, हाँ ये बेस्ट रहेगा। शाम को आएगा ना देव के साथ, तब मैं चुपके से उसे लेटर दे दूंगी। मौली, बताओ, मेरे देव ने नहीं दिया मुझे आज तक कोई लेटर, पर कबीर को देखो, आज के ज़माने में पुराने तरीके वाला प्यार। वह और तारा हंसने लगी। शाम को दोनों 5 बजे के करीब कैंप के पास वाले रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। मौली ने देव को मैसेज किया कि हम यहाँ आ गए हैं। देव और कबीर भी ट्रेनिंग खत्म कर मंजीत को समझा बुझा दीवार फांद कर बाहर आ गए। कबीर का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर वह देव की खातिर चुप रहा। तारा और मौली रेस्टोरेंट में ही उनका इंतज़ार कर रही थी कि तभी तारा की नज़र देव और कबीर पर पड़ी। उसने मौली को बताया कि वो आ गए हैं। तारा ने अपने बैग में रखे लेटर को देखा और मुस्कुरा दी। मौली हंसते हुए, थोड़ा सब्र कर यार, मैं तुझे मौका दूंगी अकेले बात करने का। अब देव आकर मौली के पास बैठ गया। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया हमने? मौली, नहीं, बस 5 मिनट पहले ही आए हैं। कबीर तारा के बगल में जा बैठा। उसे महसूस हुआ कि तारा आज उसे कुछ अलग ही तरीके से देख रही है, मतलब जैसे कि कितना जानती पहचानती हो, या जैसे उसके आने का इंतज़ार कर रही हो। कबीर को यह सब बड़ा अजीब सा लगा और उसने अपना ध्यान दूसरी ओर हटा लिया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन तारा और मौली ने इसे उसकी झिझक समझा। मौली ने तारा को इशारा किया और देव को बहाना बनाकर अपने साथ रेस्टोरेंट से बाहर ले गई, जिससे तारा कबीर को लेटर दे सके और बातें कर सके। कबीर अब खामोश सा बैठा था कि तारा ने उसे अपना जवाब लिखा लेटर निकाल कर बढ़ा दिया। कबीर हैरानी से, यह क्या है? तारा मुस्कुराकर, तुमने सुबह जो लेटर दिया था ना, उसी का जवाब है। कबीर को बड़ा अजीब लगा कि तारा यह लेटर उसे क्यों दे रही है, जबकि इसे तो मौली को देव को देना चाहिए। वह अब लेटर को लेकर जेब में रखने को लगा कि तारा बोली, अरे एक बार पढ़ तो लो। कबीर, मैं पढ़ूं? तारा, क्यों नहीं पढ़ सकते? ओह, तो तुम इतने शर्मीले हो कि मेरे सामने लेटर भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है, मैं भी बाहर जाती हूँ, फिर पढ़ लेना अकेले में। कबीर अब हैरान सा तारा को जाते हुए देख रहा था कि आखिर यह कहकर क्या गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और फिर वह क्यों पढ़ेगा देव और मौली का लेटर। वह अब ऊपर से ही लेटर को बिना खोले ही देखने लगा। कबीर, ऐसा क्या है इसमें जो तारा मुझसे पढ़ने के लिए कह रही है? तारा मौली और देव के पास आकर खड़ी हो गई। मौली, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा, वह कबीर को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था मेरे साथ, इसलिए मैं बाहर आ गई। देव, लेकिन क्यों? मौली, तुम वह सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। देव हंसते हुए, तुम पर ही तो ध्यान है। अच्छा, तुमने मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बताया कैसा लगा। अब मौली और तारा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। तारा, लेटर? कौन सा लेटर? मौली को तुमने कोई लेटर नहीं दिया। देव, अरे कबीर के हाथ भिजवाया था ना सुबह, भूल गई, मार्केट में दिया उसने। अब तारा और मौली के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। मौली, वो लेटर तुमने लिखा था? देव हंस पड़ा, और नहीं तो क्या कबीर ने लिखा? तारा, पर उसमें तुमने अपना या मौली का नाम क्यों नहीं लिखा? देव, अब देने और लेने वाले दोनों को पता है तो नाम लिखना कोई ज़रूरी थोड़ी ही है, फिर मैं जल्दबाजी में भूल गया हूँगा। तारा और मौली को एहसास हुआ कि उन्हें कितनी बड़ी गलतफहमी हुई उस लेटर को लेकर। अगर कबीर ने वो लेटर पढ़ लिया तो वह क्या सोचेगा तारा के बारे में। मौली और तारा अब जल्दी से अंदर रेस्टोरेंट की ओर भागे कि कहीं कबीर उस लेटर को पढ़ ना ले। देव हैरानी से उन दोनों को ऐसे भागते देखता रह गया। इन्हें क्या हुआ? वह भी अब उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। तीनों जब अंदर टेबल पर पहुंचे तो कबीर वहां नहीं था। उसे ऐसे गायब देख तीनों हैरान रह गए। देव, यह कबीर कहाँ है? तारा, पता नहीं, अभी तो यहीं था। देव ने 2-3 बार कबीर को आवाज़ भी दी, पर कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर वहाँ रेस्टोरेंट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तारा और मौली अब घबराई हुई सी एक दूसरे को देख रही थी।